हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम आज पढ़ेंगे क्लास बीएससी और बीएससी बीएड की प्रथम वर्ष के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक। हमारा ये टॉपिक सेकेंड पेपर माइकोलॉजी से संबंधित है। हम पिछले कुछ दिनों से जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो है माइकोलॉजी का जनरल करेक्टर ऑफ फंगी या कवकों के सामान्य लक्षण। थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं पहले की क्लास का कि पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था। आज का ये लेक्चर जनरल करेक्टर ऑफ फंगी का लास्ट पार्ट है। हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने एक लेक्चर इसके अंदर डिस्कस किया था कि कवकों की पादपकाय या पादप शरीर संरचना कैसे होती है। तो हमें ये जानकारी मिली थी वो हाइपी से निर्मित होते हैं, माइसीलियम से निर्माण होते हैं। कवकों में पोषण कौन कौन से प्रकार का होता है? तो पोषण के आधार पर ये स्वपोषी, परपोषी या परपोषी होते हैं। स्वपोषी नहीं होने का कारण है कि इसमें किसी प्रकार के क्लोरोफिल जैसे वर्णक नहीं पाए जाते, लेकिन कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, जिसके कारण का रंग होता है। तो ये स्वपोषी नहीं होते और ये कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। परपोषी के आधार पर भी तीन प्रकार होते हैं, परजीवी थे, मटोजीवी थे और सहजीवी थे। कवकों में पाए जाने वाले जनन के बारे में डिस्कस किया था। तो जनन तीन प्रकार से होता है। पहला है कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन और तीसरा है लैंगिक जनन। कायिक जनन और अलैंगिक जनन को हम विस्तार से सामान्य कैरेक्टर के संदर्भ में पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन की प्रक्रिया। ये जनरल कैरेक्टर ऑफ फंगी से रिलेटेड है। कवकों के सामान्य लक्षणों के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज का टॉपिक रिप्रोडक्शन के संदर्भ में कौन सा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन कहते हैं। ये ऑनलाइन क्लास आप गायत्री कॉलेज सांचौर अटेंड कर रहे हैं। इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी। लैंगिक प्रजनन उसको कहते हैं जिस प्रजनन प्रक्रिया में युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का संलयन होता है, लैंगिक प्रजनन कहलाता है। कवकों के कई वर्ग हैं, जैसे फाइटोमाइसीटी, रेस्कोमाइसीटी, बेसिलियोमाइसीटी, तो कई वर्ग हैं। इसमें से ड्यूटेरोमाइसीटी को छोड़ करके सभी कवक वर्गों में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया पाई जाती है। हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि ड्यूटेरोमाइसीटी में लैंगिक जनन नहीं होता, बाकी सभी में होता है। लैंगिक जनन की प्रोसेस है या इस लैंगिक जनन के अंदर कौन कौन से प्रकार के स्टेप होंगे, कितने पदों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो वो कुल कवकों में संदर्भ तीन प्रकार की प्लाज्मोकेमी या जीवद्रव्य सलय, कैरियोकेमी केंद्रक सलय और मियोसिस या अर्धसूत्रण या सूत्री विभाजन। तो कुल कितने पदों में पूरा होता है? तीन पदों में, प्लाज्मोकेमी, कैरियोकेमी, देन मियोसिस। ये प्रोसेस होती कैसे, इसके बारे में समझना प्रारंभ करते हैं। कवकों का कवक जाति यूनिट होती है, वो होती है कवक तंतु, जिसको महायुक्त कवक तंतु। अब इस कवक तंतु में दो प्रकार के कवक तंतु होंगे, एक प्लस प्रकार के, माइनस प्रकार के कवक तंतु उसको कहते हैं जिसमें किसी एक केंद्र की कमी हो जाती है, और प्लस प्रकार का उसको कहते हैं जिसमें एक केंद्रित होती है या वो केंद्र का डोनेट कर सकता है, आनुवंशिक पदार्थ को डोनेट कर सकता है। सबसे पहले तो विपरीत प्रभेद माइनस और प्लस, दो विपरीत प्रभेद, ये प्रभेद मूल रूप से इसमें पाई जाने वाली क्रियात्मक असमानताओं के आधार पर है। ज्यादा सक्रिय, कम सक्रिय, हम इसको नर कवक तंतु, मादा कवक तंतु भी कह सकते हैं।
तो ये दोनों कवक तंतु परागण में एक दूसरे के पास पास बढ़ते हैं और पास पास में आने के बाद में एक उभयनिष्ठ झिल्ली के द्वारा ये जुड़ जाते हैं। जिस जगह से ये उभयनिष्ठ झिल्ली से जुड़े हुए वो उभयनिष्ठ झिल्ली विलीन। उससे पहले जो दाता कवक तंतु है उसका केंद्र विभाजन होकर के दो केंद्रों का निर्माण करता है। दाता केंद्र कितने बनाना है? दो केंद्र बनाना है और इस दो केंद्रों के निर्मित होने के पश्चात एक केंद्र दूसरे कवक तंतु के अंदर ट्रांसफर होता है। यदि केवल एक ही केंद्र के दो केंद्रों का निर्माण नहीं हुआ तो उभयनिष्ठ झिल्ली के विलीन होने से एक कवक तंतु का संपूर्ण जीवद्रव्य सहित केंद्र दूसरे कवक तंतु के अंदर ट्रांसफर होता है और ट्रांसफर होने के बाद में उसमें उस कवक तंतु में जिसमें प्रवेश हुआ था तो ग्राहित कवक तंतु था, तो दाता कवक तंतु से ग्राहित कवक तंतु का ट्रांसफर हुआ तो ग्राहित कवक तंतु का में जीवद्रव्य दाता का जो होता है ग्राहित कवक तंतु दोनों के और दोनों का केंद्र पढ़ने होता है। तो एक केंद्र ये और एक केंद्र एक इसकी खुद का था और एक दाता कवक तंतु से प्राप्त हुआ। इस खंड के अंदर दोनों कवक तंतुओं के जीवद्रव्य सम्मिलित है, जीवद्रव्य का मिलन हो गया, इसलिए नाम देते हैं प्लाज्मोगेमी। और प्लाज्मोगेमी के फलस्वरूप एक ही कोशिका में दो केंद्र उपस्थित है, दो केंद्र पाए जाते हैं, इसीलिए इस अवस्था को नाम देते हैं द्विकेंद्रीय अवस्था या इंग्लिश में कहेंगे उसको डाइकेंद्रीय स्टेज। डाइकेंद्रीय अर्थात द्विकेंद्रीय अवस्था परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को डाइकेंद्रीयलाइजेशन कहते हैं अर्थात द्विकेंद्रीय भवन कहते हैं। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ प्लाज्मोगेमी। इसके अंतर्गत द्विकेंद्रीय अवस्था होगी और जीवद्रव्यों का सम्मिलन होगा। उसके बाद में कुछ समय पश्चात दोनों केंद्र आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए अपन नाम देते हैं केंद्र संलयन अथवा कैरियोगेमी। केंद्र संलयन होगा, यहाँ क्या नाम है उसको कैरियोगेमी। अब कैरियोगेमी के फलस्वरूप क्या हुआ कि एक एन केंद्र था, ये भी एन प्रकार का केंद्र था, दोनों एन और एन केंद्र मिले तो कौन से प्रकार का केंद्र बना? 2n केंद्र। और 2n केंद्र की इसी कोशिका को जाइगोट के नाम से जाना जाता है। क्या बना? जाइगोट अथवा युग्मनज। द्विकेंद्रीय की अवस्था के बाद में दोनों केंद्रों का सम्मिलन निर्भर करता है कौन से प्रकार के कवक है। फाइकोमाइसीटिस के कवक, एसिडियोमाइसीटिस के कवक और बेसिडियोमाइसीटिस के कवक, मुख्य रूप से 3 प्रकार के। कुछ कवकों के अंदर जैसे द्विकेंद्रीय की अवस्था उत्पन्न हो तुरंत से दोनों केंद्र मिल जाते हैं। कुछ एक कवक ऐसे होते हैं जिसमें दोनों केंद्र स्वतंत्र रूप से लंबे समय तक पड़े रहते हैं, अर्थात द्विकेंद्रीय की अवस्था लंबे समय तक बनी रहेगी। उसके पश्चात दोनों केंद्र आपस में मिलते हैं और केंद्र के प्रोसेस को संपन्न करते हैं। द्विकेंद्रीय की अवस्था में यदि दोनों केंद्र एक ही प्रकार के एक ही कवक तंतु के तो नाम देते हैं समकेंद्रीय, और दोनों केंद्र अलग अलग है, अलग अलग कवक तंतु तो उसका नाम देते हैं विषम केंद्रीय। अर्थात द्विकेंद्रीय की अवस्था समकेंद्रीय की भी हो सकती है और विषम केंद्रीय की हो सकती है। तो दो स्टेप कंप्लीट हुए, प्लाज्मोगेमी हो गया और कैरियोगेमी हो गया। उसके बाद में इस 2n केंद्र में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है। और मियोसिस के फलस्वरूप कितने केंद्र बने? 4, 1, 2, 3 और 4। ये सभी केंद्र को एड कर देते हैं। इसके बाद में इसमें द्वितीय विखंडन के पश्चात प्रत्येक केंद्र की तरह जीव की मात्रा विकसित हो जाती है, संगठित हो जाती है और इसके साथ कोशिका फीती का निर्माण हो जाता है, जिसके कुल 4 कोशिका होती है। चारों कोशिका कैसे होती है? एंडोमियोसिस के द्वारा विकसित होती है। इन एन प्रकार की कोशिका को स्पोर, क्या नाम है? स्पोर। और ये स्पोर इस कोशिका से पृथक होकर के फिर परिवर्तित होते हैं और नए कवक तंतु को निर्मित करते हैं। जाति विशेष के अनुसार स्पोर को अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे एसिडियो स्पोर, बेसिडियो स्पोर। ये स्पोर की प्रकृति का आधार पर उसके उत्पन्न होने की
प्रवृत्ति के आधार पर नाम दिए जाते हैं। कभी कभी इन स्पोर को या बीजाणु को अठसूत्री विभाजन से उत्पन्न होने का मियोस्पोर या अठसूत्री बीजाणु भी कहते हैं। तो कवकों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया 3 पदों में संपन्न होती है। प्लाज्मोगेमी होता है, कैरियोगेमी होता है, उसके बाद में म्यूसिस होता है। विभिन्न प्रकार के कवकों में प्लाज्मोगेमी की प्रक्रिया अलग अलग होती है। कैरियोगेमी और म्यूसिस सभी में समान होता है, लेकिन प्लाज्मोगेमी अलग अलग है। कैसे अलग होगी कि कौन से प्रकार के कवक तंतु आपस में जुड़ रहे हैं, अथवा क्या एक कवक तंतु से संपूर्ण जीव द्रव्य दूसरे कवक तंतु में ट्रांसफर होता है, अथवा केवल केंद्रक ट्रांसफर होता है, केंद्रीय ट्रांसफर नहीं होता है। तो इसके आधार पर प्लाज्मोगेमी के कई प्रकार है, जिसको सामान्य तौर पर हम युग्मक संलेन के नाम से जानते हैं। तो आइए पढ़े हम कि प्लाज्मोगेमी के दौरान दोनों कवक तंतुओं का या केंद्रकों का मिलन अथवा द्विकेंद्र की अवस्था कैसे बनती है, कितने प्रकार की बनती है। प्लाज्मोगेमी के अंतर्गत निश्चित होने वाले केंद्र कवकों में कई प्रकार से एक दूसरे के नजदीक होते हैं। जब प्लाज्मोगेमी होती था दो कवक तंतु पास में आकर के केंद्र दूसरे केंद्र के पास में आकर के फिर संलित होता है, केंद्र की होती है। तो ये जो केंद्र आप पास में आते हैं, पास में आने की प्रक्रिया कवकों में कई प्रकार की होती है। तो फर्टाइल होने वाले न्यूक्लियस एक दूसरे के पास में कैसे आते हैं, इसकी प्रोसेस है। पहले गैमेटिक ऑपरेशन, दूसरा गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, स्पर्मेशिया एंड सोमेटोगेमी। कुल कितने प्रकार के 5 प्रकार की प्रोसेस होती है, जिसके अंतर्गत कैरियोगेमी में भाग लेने वाले केंद्र एक दूसरे के पास में आते हैं। सबसे पहली कंडीशन देखते हैं अपन प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन अथवा हिंदी में तल युग्मक की सयुग्मन। इस प्रकार की प्रक्रिया में भाग लेने वाले गैमेट्स सामान्य रूप से नग्न या नेट होते हैं और दूसरे मोटाई प्रवृत्ति होते हैं अथवा गतिशील होते हैं। कैसे होंगे? गतिशील। जरूरी नहीं है कि दोनों प्रकार के युग्म गतिशील होते हैं, केवल एक गतिशील होता है तो दोनों गतिशील होता है। इसमें भाग लेने वाले केंद्र 2 प्रकार के होते हैं, मेल होता है और फीमेल होता है। इसको नर युग्मक भी कह सकते हैं, इसको मादा युग्मक भी कहते हैं। और ये दोनों युग्मक एक दूसरे के पास आकर संवेद होते हैं और संवेद होने के बाद किसका निर्माण करते हैं? 2n केंद्र का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में भाग लेने वाले युग्मक आकार की और कार्य की संरचना के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। यदि दोनों ही प्रकार के युग्मक कौन से? नर और मादा, मेल फीमेल युग्मक आकार में समान है और कार्य की भी समान है। कार्य की से संबंधित हमारे यहाँ पर एक छोटे से टॉपिक बार डिस्कस करें कि कशाभिका प्रजनन होती है तो वो गतिशील होती है और प्रसविका यदि उपस्थित होती है तो वो होता है अगतिशील। तो ये तो गतिशील, ये हो गया अगतिशील, लेकिन दोनों ही प्रकार के युग्मकों का आकार बराबर है, इनमें दोनों समान है, इसमें दोनों समान। तो हम कह सकते हैं तो कार्य की और शरीर क्रियात्मक रूप से समान होते हैं। ऐसे युग्मक यदि आपस में विशेषित होते हैं तो इस क्रिया का नाम होता है समयुग्मन या आइसोकेमिस्ट्री। दूसरी प्रकार की प्रोसेस जिसको नाम देते हैं असमयुग्मन। इसमें कार्य की संरचना तो समान होगी, अर्थात दोनों गतिशील है, लेकिन एक छोटा होगा और एक बड़ा। आकार में या आकार की संरचना में भिन्नता पाई जाती है, लेकिन शरीर समान होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये मॉर्फोलॉजिकल रूप से समान नहीं होते, असमान होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकल रूप से सिमिलर होते हैं। ऐसे युग्मक जब आपस में जुड़ करके कैरियोगेमिक प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, जिसको नाम देते हैं समयुग्मन अथवा एनएक्सोगेमी। तीसरा होता है उद्गेमिक प्रकार का या उद्गेमिक प्रकार का। इसमें मादा केंद्र के मादा युग्मक हमेशा बयाकार होगा, गतिशील होगा, जबकि नर युग्मक छोटा होगा और गतिशील होगा। अर्थात इस
प्रकार के जनन में भाग लेने वाले युग्मक मॉर्फोलॉजिकल रूप से और फिजियोलॉजिकल रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड असमान होते हैं। इसको नाम देते हैं विषम युग्मक। तो कुल 3 प्रकार के बैक्टीरिया चल युग्मों की शरीर में पाए जाते हैं, समयुग्मक, असमयुग्मक और विषम युग्मक प्रकार। निश्चित केंद्र के एक दूसरे के पास आने की दूसरी प्रक्रिया है, उसको कहते हैं कैमेटेरियल कोक्यूल्स। इस प्रकार के जनन की प्रक्रिया एक कवक तंतु से गोलाकार संरचना विकसित होती है। इस संरचना को oogonia बोलते हैं। क्या नाम है? oogonia या अंडा। ठीक है, इसके पास भी दूसरे कवक तंतु से एक नली एक कलनुमा संरचना विकसित होगी। इस संरचना को एंथ्रेडियम या इस प्रकार की प्लाज्मोडेमिक प्रोसेस के अंतर्गत 2 कवक तंतु एक दूसरे के पास नहीं है, बल्कि कवक तंतुओं से विकसित होने वाली विशिष्ट संरचना एक दूसरे से संपर्क होती है। फिर एंथ्रेडियम से एक नलिका विकसित होती है, जिसको विशिष्ट नलिका कहते हैं। वो आने वाले की वृद्धि को देखते हुए इसके केंद्र तक पहुंच फट जाता है। इस निषेचन नलिका से एंथ्रेडियम का केंद्र oogonia या अंडा के केंद्र के पास में मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से oogonia संरचना होती है वो द्विकेंद्रीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसमें गेमेटेरियल अथवा युग्मक धानी, इसने नर युग्मक का निर्माण किया, oogonia ने मादा युग्मक का निर्माण किया। तो इसको मादा युग्मक धानी कहेंगे, इसको नर युग्मक धानी। 2 युग्मक धानियां एक दूसरे से संपर्कित हुई है, लेकिन इसमें संपूर्ण जीव द्रव्य का संलयन नहीं होकर एक विशेष नलिका के द्वारा, जिसे विशेष नलिका के द्वारा नर युग्मक धानी का केंद्र मादा युग्मक धानी के केंद्र तक पहुंचता है। इस क्रिया को नाम देते हैं गेमेटेरियल कॉन्टैक्ट। तीसरी विधि है गेमेटेरियल कोक्यूल्स या युग्मक धानी सहयुग्मन। इस प्रकार की प्रोसेस क्या होगा? इस प्रकार की प्रक्रिया में 2 अलग अलग प्रकार के कवक तंतु, जिसे हम प्लस प्रकार का कवक तंतु और माइनस कवक तंतु कहते हैं, प्लस कवक तंतु और माइनस कवक तंतु से एक ऊर्ध्वाधर या पार्श्वीय अतिवर्ती होती है। इन पार्श्वीय अतिवर्तियों को युग्मक धानी नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? युग्मक धानी। 2 प्रकार की युग्मक धानी होंगे, प्लस युग्मक धानी और दूसरी माइनस युग्मक धानी। ये दोनों युग्मक धानी विपरीत दिशा की आवर्ती करते हुए एक दूसरे से संपर्कित हो जाती है। संपर्कित होने के पश्चात उसकी विनिष्ठ जीवी विलीन हो जाती है, जिसके फलस्वरूप इसका जीव विष्णु मिल जाता है, इसका जीव विष्णु मिल जाता है, और इसके पश्चात इसके द्वारा मोटी वृद्धि का निर्माण होते एक विशिष्ट संरचना का निर्माण हो जाता है, जिसमें दोनों केंद्र उपस्थित होते हैं। इन दोनों केंद्रों की उपस्थिति इसको द्विकेंद्रीय अवस्था के रूप में निरूपित करती है। इसके बाद में इन दोनों के केंद्र संलयन हो जाता है। ये संरचनाएं पाई जाने के कारण इसे जाइगोस्पोर भी कहते हैं। इसके पश्चात शेष कवक तंतु विभक्त हो जाता है, लेकिन जाइगोस्पोर कैरियोगेन और मेयोसिस के द्वारा नए बीजाणुओं का निर्माण करता है। चौथे प्रकार का प्रकार जिसमें अथवा इंग्लिश में नाम देते हैं अचल युग्मन। इसमें जो निषेच में भाग लेने वाले संरचना है केंद्र अचल के रूप में पाई जाती है। तो एक विशेष प्रकार के कवक तंतु जिस विशिष्ट भाग से अचल कुंडों का निर्माण होता है, इन अचल कुंडों को कीटों के माध्यम से अथवा वायु के माध्यम से किसी दूसरे कवक तंतु, जिसे ग्राह्य कवक तंतु कहते हैं, तक ले जाया जाता है। तो यहाँ से इस जगह से इस तंतु पर ले जाकर काम कौन करेंगे? इंसेक्ट करेंगे, वाटर करेंगे, वायु करेंगे, जिस तंतु पर
अचल कोण में जाकर चिपक जाता है, उसको ग्राही तंतु का रिसेप्टर फिलामेंट के नाम से जानते हैं। इस फिलामेंट और अचल कोण के बीच विलीन होने से अचल कोण का केंद्र रिसेप्टर फिलामेंट में प्रवेशित हो जाता है। तो ये चीजें बात इस पर पेशियां प्रकार प्लाज्मोडेल्टा का लास्ट टाइप से सोमेटोगोम। सोमेटोगोम होता है वेजिटेटिव पार्ट। इस प्रोसेस में दो काई कोशिका एक दूसरे के संपर्कित हो जाती है। कितनी हुई? दो काई कोशिका जो विशिष्ट प्रकार की कोई युग्मक जैसी संस्थाओं का निर्माण नहीं है। अथवा कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही कोशिका का केंद्र विभाजित होकर के दो केंद्र का निर्माण करता है। कोई जीव के लिए संलग्न केंद्र की विभाजन में कितने केंद्र का निर्माण किया? द्वि केंद्रित किया। तो ये भी प्लाज्मोडेल्टा का एक अलग प्रकार हो गया। इसमें एक ही प्रकार की कोशिका भाग लेने के कारण इसको सोमेटोगेमी के नाम से जाना जाता है। सोमेटोगेमी के अंतर्गत द्विकेंद्रिक अवस्था उत्पन्न होती है, उसमें दोनों केंद्र होते हैं वो समान प्रकार के होते हैं, इसलिए इसको समयुग्मकी या समकेंद्रिक अवस्था भी कहते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस किया है कवकों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लैंगिक जनन की प्रक्रिया के प्रकार। कवकों में लैंगिक जनन से संबंधित टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें मुख्य रूप से प्लाज्मोडेल्टा के विभिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं, जैसे युग्मकदानी, संपर्क युग्मकदानी, संलयन, इस पर में से क्या होता है, सोमेटोगेमी क्या होता है इत्यादि। इनके बारे में समझना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कवकों का विभिन्न प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियों का। थैंक यू।